हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हेयर केयर के बारे में पढ़ेंगे। स्किन केयर हम पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हेयर केयर के बारे में, जिसमें हम हेना एंड आंवला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हेयर केयर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेड यूजिंग आयुर्वेदिक हर्ब्स। हेयर केयर प्रोडक्ट्स किससे मिलके बने हुए होते हैं? आयुर्वेदिक हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को मिला के ये बने हुए होते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स। सेकेंड है हेल्प टू क्लीन हेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्कैल्प एंड हेयर। ये क्या करते हैं? मदद करते हैं, जो हमारे बाल हैं उनको साफ करने में मदद करते हैं, और हमारे स्कैल्प मतलब जड़ों में न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करते हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेफर एंड जेंटलर देन केमिकल प्रोडक्ट। जो हमारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट होते हैं उससे बहुत ज्यादा ये सेफ होते हैं, हमारे बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। ठीक है, जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसके फीचर्स देख लेते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ गुड हेयर कॉस्मेटिक। उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है इजी टू यूज, उनको लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्क लोकली ऑन द अप्लाइड एरिया। अब देखो, यहाँ पे उसे लगाया गया, वहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट है शुड नॉट हार्म हेयर, स्किन और आईज। ये क्या करता है? हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता अगर हम हर्बल कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारी आंखों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर ये हमारी आंखों में भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शुड नॉट कॉज एलर्जी। इसे लगाने से कोई भी एलर्जी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाइड डायरेक्टली ऑन स्कैल्प और हेयर। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इसे अपने जड़ों पे लगा सकते हैं, बालों पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई एलर्जी होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, जेल, ऑयल एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हिना के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, इस हिना को हम मेहंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइड लीफ ऑफ लाउसोनिया इनर्मिस। इसकी क्या होती हैं? सूखी पत्तियां होती हैं लाउसोनिया इनर्मिस, उनसे ही हिना मेहंदी हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारी फैमिली, क्या होती है इसकी? लिथरेसी होती है। थर्ड पॉइंट है ग्रो वाइडली इन इंडियन गार्डन। और आपने देखा होगा इंडिया के अंदर ये कहीं भी मिल जाएगी, आपकी लोकल एरिया कहीं भी गार्डन में आपको मिल जाएंगी ये मेहंदी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? लीव कंटेन लहसुन, रेड ड्राई फ्लेवेनॉइड, कोरामाइन्स एंड जेंथोन्स। ठीक है, देखो इनकी लीव्स में क्या होता है? लहसुन कंटेन होता है, जो कि हमारी रेड डाई होती है, जिसमें फ्लेवेनॉइड्स, कोरामाइन्स, जेंथोन्स ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका हिना का मेहंदी का यूज कहाँ कहाँ होता है उसे देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन इन मैनी वेज एज कलरिंग एंड कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट। ये जो दी हमारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में मेहंदी का यूज किया जाता है बहुत ज्यादातर। ठीक है, ये कलरिंग के लिए यूज किया जाता है, बालों को कलर करने के लिए। जिसके बाल सफेद हो जाते हैं वो मेहंदी का अप्लाई करते हैं। ठीक है, और कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स में भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड एज हेयर डाई, नेल कलर एंड अ बॉडी डेकोरेशन। ये क्या होता है? हमारा हेयर डाई की तरह भी यूज किया जाता है, बालों को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। नेल कलर में भी इसका कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट में यूज होता है। और ये देखो बॉडी को डेकोरेट करने के लिए, आपने देखा होगा कोई भी फेस्टिवल होता है तो मेहंदी हाथों पे लगाई जाती है, तो बॉडी को डेकोरेट करने के लिए भी मेहंदी का यूज होता है। ठीक है, तो इनमें इनका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कलरिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू लॉसन बाइंडिंग विद हेयर। ये क्या होती है? इसकी बहुत कलरिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें लॉसन प्रेजेंट होता है, जिसकी क्या होती है? हेयर के साथ बाइंड कर जाता है, वो हेयर के साथ चिपक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो यूज इन शैम्पू एंड हेयर लोशंस। ये क्या है? शैम्पूज में भी इसका यूज होता है और हेयर लोशंस में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीट स्किन प्रॉब्लम्स बर्न इन आयुर्वेदा। ये क्या होता है? जिनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाती है, तो वहां पे जो होता है जलन हो रही होती है, तो आयुर्वेदा में इसका यूज किया जाता है उन स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। मेहंदी का यूज किया जाता है, क्योंकि मेहंदी होती है ठंडी, तो कूलिंग प्रॉपर्टी देती है वहां पे। ठीक है, तो मेहंदी के ये यूज है हमारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हिना के बारे में। अब हम देखेंगे आंवला के बारे में। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंवला के बारे में, देख लेते हैं, जिसको हम इंडियन ग्रोसबेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, आयुर्वेद में आंवला के बहुत फायदेमंद होते हैं, ये इसके बहुत यूज होते हैं आयुर्वेद के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, ड्राई ऑन फ्रेश फ्रूट ऑफ अम्बिका ऑफिसिनालिस। ये क्या होता है, हमें ड्राई फॉर्म में भी मिलता है, फ्रेश फ्रूट फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, अम्बिका ऑफिसिनालिस है। फैमिली क्या है इसकी, यूफोरबेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलता है आंवला, ग्रोन इन यूपी, गुजरात, राजस्थान महाराष्ट्र। ये क्या होता है, यूपी में भी पाया जाता है, गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, इन जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर एंड एस्ट्रेजेंट। इसका टेस्ट क्या होगा, खट्टा खट्टा सा होगा, ठीक है, और तेज होता है इसका। देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आंवला के, आंवला कंटेन 5 to 6% टैनिन लाइक गार्लिक एसिड, एलर्जिक एसिड। आंवला में क्या होता है, 5 से 6% टैनिन प्रेजेंट होता है, जिसमें गार्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, एलर्जिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, इट इज रिच नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसके फायदे होते हैं। विटामिन सी की कमी होती है तो आंवला यूज करेंगे तो उसके बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉय व्हेन आंवला इज हीटेड और ड्राई इन सनलाइट। अब अगर देखो आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, आंवला को सूखा करके भी यूज किया जाता है, पर उस टाइम क्या होता है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। अगर आंवला को हीट कर दो, मतलब गर्म कर दो, और सनलाइट में अगर सुखा रहे हैं तो आंवला के अंदर जो विटामिन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, फिर उसका कोई यूज नहीं है, विटामिन सी में वो फायदा करेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, आंवला ऑल्सो कंटेन पैक्टिन, गुड फॉर डाइजेशन, मिनरल लाइक फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम। आंवला के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैक्टिन प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जो आंवला के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को देख लिया, अब हम इसके यूजेस देखते हैं, चलो। अब देखो यूजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटी फंगल, किसी को फंगल वो हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो एंटी फंगल की तरह आंवला काम करता है हमारा, एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है, एंटी वायरल की तरह काम करता है, ठीक है। एंटी ऑक्सीडेंट की तरह आंवला का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है यूज इन हेयर डाई, हेयर डाई में भी आंवला का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा मेहंदी वगैरह जो लगाते हैं उसमें आंवला भी डाल देते हैं कलर के लिए, तो उसके लिए भी फायदेमंद होता है बहुत ज्यादा। हेयर कंडीशनर में भी काम करता है, हेयर शैम्पूज में, हेयर टॉनिक्स में आंवला के यूज किया जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया हेना और आंवला के बारे में, अच्छे से देख लिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ओरल केयर, ट्रेडिशनल क्लीनिंग एंड च्यूइंग स्टिक। पुराने ज़माने में क्या होता था, साफ करने के लिए और चबाने के लिए कुछ लकड़ियाँ हुआ करती थी, देखो उन्हें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन ओल्ड टाइम च्यूइंग स्टिक वर यूज्ड इंस्टीड ऑफ टूथ ब्रशेस। देखो पुराने टाइम में क्या हो करता था, टूथ ब्रश तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या होती थी, चबाने वाली लकड़ियाँ होती थी जो दांतों को साफ करने में मदद करती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेड फ्रॉम प्लांट श्रब्स विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। देखो ये लकड़ियाँ किसकी बनी हुई होती थी, प्लांट्स की बनी हुई होती थी, पौधों की, और श्रब्स मतलब झाड़ियों से मिलकर बनी हुई होती थी, जिसमें क्या होता था, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती थी, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे दांत मुंह के अंदर, उसको मारने की उनमें क्षमता हुआ करती थी उन लकड़ियों के अंदर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्विंग्स फ्रॉम नीम, ओक, बिलो आर यूज्ड। सबसे ज़्यादातर जो लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी वो नीम की बनी हुई होती थी, ओक की बनी हुई होती थी, बिलो की बनी हुई होती थी। ये ज़्यादातर लकड़ियाँ यूज़ करते थे लोग पुराने टाइम में। नेक्स्ट, एंडेड आर श्रेडेड एंड यूज टू रब गम्स एंड क्लीन टीथ। उस टाइम पे क्या करते थे लोग, उसको चबाना शुरू कर देते थे, पीछे की तरफ से चबाना शुरू कर देंगे, जिसकी मदद से वो क्या करेगा, हमारे दांतों और मसूड़ों को क्लीन करती थी वो लकड़ियाँ, ठीक है। अब देखो, अब हम नीम के बारे में देख लेते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। देखो बोटेनिकल नेम क्या होता है नीम का, अजाडिरेक्टा इंडिका नीम का बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी मिलिएसी होती है। केमिकल्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, अजाडिरेक्टिन, निम्बिन, निम्बिडिन एंड क्वर्सिटिन, ठीक है। ये होते हैं हमारे केमिकल्स जो हमारे नीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखो यूजेस देख लेते हैं, नीम के यूजेस क्या हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिवेंट्स कैविटी एंड गम डिसीज। देखो नीम क्या मदद करती है, दांतों में कैविटीज ना हो और कोई भी गम डिसीज जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसे बचाने में मदद करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है नीम माउथ वॉशेज हेल्प विथ टूथ डिके, ओरल इन्फेक्शन, ब्लीडिंग गम्स। और जो नीम के माउथ वॉशेज आते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं कि दांतों के अंदर कोई भी टूथ डिके ना हो, कोई भी ओरल इन्फेक्शन ना हो, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो दांतों के अंदर, और ब्लीडिंग गम्स ना हो, मसूड़ों में से खून ना निकले, उसमें मदद करती है मतलब नीम हमारी। नेक्स्ट है नीम ट्विंग्स आर यूज्ड एज चूइंग स्टिक अक्रॉस इंडिया। और आपने देखा होगा नीम की लकड़ियाँ क्या है, भारत में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। हमारे इंडिया में नीम की लकड़ियों का आज भी लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, इसकी लकड़ियों को दांतों को साफ करने के लिए। ठीक है, ये हो गए नीम के यूजेस। अब हम देख लेंगे क्लोव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम देखो क्लोव के बारे में डिटेल में देखते हैं कि करके देखो। बोटेनिकल नेम क्या होता है क्लोव का, सिजीजियम एरोमेटिकम इसका बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली माइट्रेसिया होती है इसकी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजिनोलिस में पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो, अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं। नम्स और रिड्यूस टूथ पेन, ये क्या करता है, क्लोव किसके लिए यूज किया जाता है, नम के लिए, सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है, और दांतों के दर्द को कम करने के लिए क्लोव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस स्वेलिंग एंड इरिटेशन। और देखो कहीं भी सूजन हो रही है या फिर कोई भी जलन हो रही है तो उसको कम करने के लिए क्लोव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हैव नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। और क्लोव के अंदर क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी जलन है, सूजन है तो उसको कम करने में ये मदद करता है। इसमें क्लोव के अंदर ये नेचुरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमने क्लोव के बारे में और नीम के बारे में डिटेल में देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये किसके अंडर में वर्क करती है, हमारी BIS, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में वर्क करती है। फॉर्म्ड अंडर BIS एक्ट 1986, ये कब फॉर्म हुई थी, BIS एक्ट 1986 में ये बनी थी। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था BIS का, तो उसे समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, डेवलप्स एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव था जो भी प्रोडक्ट बनना है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको प्रमोट करने का और डेवलप करने का काम था इसका। अब ये देखो किस में मदद कर रही थी, हेल्प इन मेकिंग सेफ एंड रिलायबल गुड्स। जो भी हमारा प्रोडक्ट और गुड्स बनने हैं वो क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, मतलब सब उसे ले सके ऐसे होने चाहिए, और सेफ होने चाहिए वो प्रोडक्ट्स। रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क फॉर कंज्यूमर, और कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट क्या, कोई भी उसका हेल्थ से रिलेटेड रिस्क ना हो। ठीक है, कम से कम जो भी प्रोडक्ट बनना है उसमें कम से कम रिस्क फैक्टर होने चाहिए, मतलब कि किसी भी कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट ले तो उसके बाद वो उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना आए। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, और ये BIS किसको प्रमोट करता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करता था, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके तो उसको प्रमोट करता था। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग टू मैनी प्रोडक्ट वेरिएशन, और ये किसको कंट्रोल करता था, बहुत सारे प्रोडक्ट में वेरिएशन उसको कंट्रोल करने का काम था BIS का। ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। देखो अब हम देख लेते हैं मेन एक्टिविटीज ऑफ BIS में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, जो प्रोडक्ट बने रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के बनना चाहिए, वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, गोल्ड हॉल मार्किंग, क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी, लैब टेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज। ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं हमारी BIS में जो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा BIS रिक्वायरमेंट फॉर शैम्पू। शैम्पू के लिए BIS की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, अब उन्हें देखते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक एंड देन रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले pH लेवल क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू BIS 4 to 9 के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम लेड कंटेंट कितना होना चाहिए शैम्पू के अंदर, 20 ppm तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BIS की ये रिक्वायरमेंट्स थी। मैक्सिमम आर्सेनिक कंटेंट 2 ppm होना चाहिए। अलाउ कलर्ड एंड डाई कितना होना चाहिए, एज पर शेड्यूल Q ऑफ ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कलर और डाई हमारा। नेक्स्ट है एल्कोहल सॉल्युबल मैटर नॉन वॉलेटाइल 10% बाय मास मिनिमम, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्म हाइट 2% सोल्यूशन 150 नैनोमीटर होना चाहिए। ये है हमारा शैम्पू का जो अकॉर्डिंग टू BIS रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब देखो अब हम देख लेते हैं BIS रिक्वायरमेंट फॉर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के लिए BIS की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसे देख लेते हैं। तो देखो फाइननेस, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पार्टिकल ऑन 150
माइक्रोन सीव कितना होना चाहिए, नॉन फ्लोरिडेटेड, और फ्लोरिडेटेड हमारा कितना होना चाहिए 1%, 1% दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पार्टिकल ऑन 75 माइक्रोन सीव कितना होना चाहिए 2.5, 2.5% दोनों में। पीएच, एसिडिटी और एल्कलिनिटी रेंज 5.5 से 10.5 होना चाहिए, नॉन फ्लोरिडेटेड, फ्लोरिडेटेड 5.5 से 10.5 के बीच में होना चाहिए ये, ठीक है। ये टूथपेस्ट की थी BIS रिक्वायरमेंट फॉर टूथपेस्ट। अब हम देख लेते हैं स्किन क्रीम के लिए BIS की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहला है थर्मल स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, पास द टेस्ट। थर्मल स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए वो टेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू BIS वो पास करनी चाहिए। नेक्स्ट है पीएच रेंज, नॉर्मल क्रीम के लिए पीएच रेंज होती है हमारी 4 से लेके 9 तक। पीएच रेंज विद B-Bex और बोरॉक्स के लिए जो पीएच रेंज होनी चाहिए वो 5 से लेके 10 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट मैक्सिमम लेड कंटेन मोर देन 20 ppm होना चाहिए। मैक्सिमम आर्सेनिक कंटेन मोर देन 2 ppm। कलर डाई अलाउ ओनली दोज लिस्टेड इन शेड्यूल क्यू ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कलर डाई वही होनी चाहिए जो शेड्यूल क्यू ड्रग और कॉस्मेटिक के अंदर लिस्टेड है, वही वाली, ठीक है। मैक्सिमम फैटी सबस्टेंट ऑयल कंटेन एटलीस्ट 5% बाय मास। जो फैटी सबस्टेंट होना चाहिए मतलब ऑयल कंटेन होना चाहिए वो 5% बाय मास होना चाहिए कम से कम। टोटल बैक्टीरिया माइक्रोबियल काउंट कितना होना चाहिए, लेस देन 1000 पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमम टोटल रेसिड्यू एटलीस्ट 10% बाय मास होना चाहिए। हार्मफुल बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव पैथोजन शुड बी एब्सेंट, ये एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। ये है स्किन क्रीम के लिए BIS की रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है यूनिट 3। आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर प्लीज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करे।